कक्षा 9 हिंदी गद्य 11 एक यात्रा यह भी, उसका वीडियो हमने कल भेजा था। पहले में आपको सारांश बताया था, दूसरे वीडियो में हमने आधा पठन किया था और आज जो बाकी है उसका पठन करके एक बार फिर से इस गद्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो वह ऑटो वाला लेखक को पहले अस्पताल ले जाता है। अस्पताल की जगह मतलब क्लिनिक की जो जगह थी वो बदल दी गई थी, इसीलिए वह दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर बाद में लेखक को वह दूसरे स्थान पर ले जाता है। उसके बाद घंटे भर वहाँ रुकता है और जब लेखक वहाँ से वापस लौटते हैं तो फिर लेखक के द्वारा बताए गए होटल पर वह ऑटो वाला उनको छोड़ाता है। इतना घूमने के बाद लेखक और उस ऑटो वाले युवक के बीच में जो आत्मीयता बनी, उससे उनके बारे में लेखक ने पूछा कि भी तुम क्या करते हो। तो उसने बहुत अपनी लंबी चौड़ी कहानी बताई थी कि मैं आगरा में रहता था अपने बड़े भाई के पास। ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ी और फिर बाद में उसने अपनी सारी कहानी सुनाई थी। इसके बाद तो जब लेखक घूम कर वापस लौटने वाले थे तो वह वापस उनको दूसरे दिन स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी जाता है। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारी जो आधी कहानी थी, आधा गद्य था। लेखक ने जब पूछा तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, तो युवक ने बताया हाँ बाबूजी, आगरा में निभा होना कठिन था। पराए शहर में भले ही अपनापन न हो, किंतु यह अपनापन वह परायापन भी अपनेपन से अच्छा लगता है, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है, मतलब हमें उत्तेजित रखता है। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को उसकी दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई। वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तो तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दाम थोड़ी दे रहा हूँ। मतलब तुमने जो मेहनत की है उसका फल दे रहा हूँ, मैं कोई दाम नहीं कर रहा। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसों का सुख का कोई मोल नहीं है। पैसे तो और लोगों से भी कमा लूँगा बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही होंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ भाई हाँ, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा भी नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। मतलब लेखक का अपना जो नाम था वह सत्यकेतु है और उनकी पत्नी का नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। निहारता रहना मतलब देखता रहना। तो विद्यार्थिनी बहनें, कभी कभी ऐसे भी लोग हमें मिल जाते हैं
जो पराये होने के बाद भी अपने बन जाते हैं, और जीवन में कभी कभी अपने ही लोग कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके कारण वो पराये बन जाते हैं। इस गद्य में ये बात बताने का प्रयत्न किया गया है। और रही दूसरी महत्वपूर्ण बात, तो मोहन नाम का वह युवक जो पढ़ा लिखा है, उसके भीतर नारी के प्रति कितना मान है, उसके दिलो दिमाग पर नारियों के बारे में कितना सम्मान है, इस बात को उजागर करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। रामदर्श मिश्र ने बहुत अच्छी कहानी हमको दी है। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। आप उसका स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय में जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल हो, मैंने बार बार आपको बताया है कि आप मुझे लिख कर भेजिए, ग्रुप में भेजिए, मैं उसका उत्तर दे दूँगा। धन्यवाद।